हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले क्लास 12th फिजिक्स गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसका पहला नंबर अनुप्रयोग हम देखने वाले हैं। देख सकते हो, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है आपका। ठीक है, कि अनंत लंबाई का जो एक समान आवेशी सीधा तार होता है, आवेशित सीधा तार होता है, उसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है और इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके जो अनुप्रयोग हैं पूछे जाते हैं। 4 अनुप्रयोग हैं। ठीक है, ये इसका पहला अनुप्रयोग है आपका कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई आज हम इसको देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो बात करते हैं हम इसकी। तो देख सकते हो ये इसका चित्र है आपका। ठीक है, ये चित्र हो गया इसका। तो देख सकते हो, ठीक है, ये इसका चित्र है पूरा। ये देख सकते हो, ये एक तार है आपका। ये जो देख रहे हो बीच में, ये आपका क्या है, एक तार। ये सीधा जो लंबा दिख रहा है। ठीक है, तो इस चित्र को बनाया कैसे जाता है, देखो इस पे होता क्या है। देखो सिंपल आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, एक लंबा तार होता है। ठीक है, ये देख सकते हो एक लंबा तार हो गया। देखो इस तार पे क्या होता है, आवेशित होता है। ये तार क्या होता है, एक समान, ये अनंत लंबाई का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, अनंत। ठीक है, सीमित नहीं होती। और इस पर एक समान रूप से आवेशित हो जाता है। देख सकते हो ये धनावेश से आवेशित है। ठीक है, आप देखो इससे हम स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जैसा कि हमने इससे स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इससे होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं। वो भी कैसा, बेलनाकार। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो ये एक बेलन है और ये है क्या, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये एक गॉसियन पृष्ठ, इस पी बिंदु से होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और बात करें इस गॉसियन पृष्ठ या कह सकते हो बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई या ऊंचाई जो है वो कितनी, एल है। ठीक है, कितनी है, एल। ठीक है, ये हमने मान रखा है। और बात की जो बिंदु P है, इस पर E वेक्टर और DA वेक्टर एक ही दिशा में है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये वृत्त पे, इस पे क्या, E वेक्टर और D वेक्टर जो है 90 अंश पे। ठीक है, बहुत ही आसान है इसका डेरिवेशन। बस आप अगर चित्र समझ गए तो आप पूरा डेरिवेशन कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो क्या आपने समझा यहाँ पे कि एक एक समान अनंत लंबाई का तार है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अब हम इससे स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P पर E वेक्टर और D वेक्टर क्या है, एक ही दिशा में है। और देख सकते हो इससे होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की हमने कल्पना की है। एक बेलनाकार पृष्ठ हमने बना लिया है। ठीक है, इस बेलनाकार पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, इसकी लंबाई या ऊंचाई क्या है, एल है। देख सकते हो इसकी ऊंचाई क्या है, एल। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो डी ए वेक्टर और ये ई वेक्टर कितना है, इस पे 90 अंश पे है। और इस पे ई वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, एक ही दिशा में है। ठीक है, तो ये बात है। आप देखो इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। मतलब ये जो आपको बात बताई यही आपको थ्योरी में लिखना है, कुछ थ्योरी रटनी नहीं होती थ्योरी। ठीक है, देखो ये कुछ नहीं दिखा अभी, देखना जो बताया वही थ्योरी में लिखा है। देखो, माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है तथा इसमें आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कार्यरत है। देखो क्या बताया कि माना एक समान रूप से आवेशित तार है, अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है तथा इसमें आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कार्यरत है। इस पे आवेश का कौन सा घनत्व कार्यरत है, लैम्डा। आवेश का रेखीय घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये जो लैम्डा है इसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे आपको बस याद रखना है कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल, जहाँ क्यू आवेश है, एल लंबाई। ठीक है, ये चीज बस याद रखना है। ठीक है, देखो क्या लिखा, माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है तथा इसमें आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा का है। लैम्डा क्या है यहाँ पे, आवेश का रेखीय घनत्व। अभी इसका यूज आपको दिखाएंगे कहाँ पे होगा। ठीक है, माना तार से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। देखो जैसा कि हमने इस पे दिखाया आपको, r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। अब आगे देखो, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु से होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। माना इस बेलन की लंबाई L है। ठीक है, देखो इससे होकर गुजरने वाले एक बेलन की हमने कल्पना की, यह एक बेलन बना लिया जिसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और इसकी लंबाई या ऊंचाई क्या है, L। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इस बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी, ई निकालनी हमें यहाँ पे। तो हम देखो कैसे निकालेंगे वो अब आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर ये हमें आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है। तो इसका डेरिवेशन देखो कैसे देखेंगे। हमें क्या निकालना है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वह हम कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। जब वैद्युत फ्लक्स निकाल लोगे तो आप क्या कर सकोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल लोगे। तो देखो इसका प्रोसेस सबसे पहले क्या है, आपको बिंदु पी पर क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिंदु पी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एक एक पॉइंट बस देखना है, बहुत ही आसान इसका डेरिवेशन, ठीक है। क्या लिखा, बिंदु पी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो डी फाई ई वन इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। डी फाई इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो उसी प्रकार जब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, देखो यहाँ पे ये ई और डी है। अगर बात करें तो इनके बीच का भी कोण थीटा हमने मान लिया, ठीक है। तो डी फाई ई वन इक्वल टू क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। जब ये वेक्टर हटेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। आप देखो यहाँ अगर हम बात करें ई और डी ए, इसके बीच कोण कितना है, देखो यहाँ पे ई भी एक इसी दिशा में है, डी ए भी इसी दिशा में। तो इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री तो बन रहा है। क्योंकि ई भी एक ही दिशा में, डी ए भी एक ही दिशा में, देखो ई भी एक ही दिशा में, डी ए भी एक ही दिशा में, तो वो कोण क्या होगा, 0 अंश का। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, चूंकि देखो हमने यहाँ लिखा है ई व डी ए एक ही दिशा में है, इस कारण से इसके बीच का कोण क्या होगा, 0। तो डी फाई ई वन इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। तो जब कॉस 0 का मान क्या होता है, देखो आपको पता होगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। क्या होता है कॉस 0 डिग्री का मान, 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो ई डी ए इंटू 1, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ई डी ए। तो डी फाई ई वन क्या आ गया, ई डी ए। तो यहाँ पे हमने बिंदु पी पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स को निकाल लिया। डी फाई ई वन बराबर क्या निकाला, ई डी ए, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे हमारा निकल चुका। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने निकाल लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना है ये जो आपका वृत्ताकार प्रश्न दिख रहा है, वृत्ताकार पृष्ठ जो है इस पर हमें निकालना पड़ेगा वैद्युत फ्लक्स। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा, अभी डी फाई ई वन निकाल चुके, डी फाई ई टू निकाल लो। फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला, ठीक है। डी फाई ई टू इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो डी फाई ई टू बराबर ई डी ए कॉस थीटा, जैसे यहाँ पे क्या था, वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या था आपका, कि इस पे कोण क्या था, 0 डिग्री, क्योंकि एक ही दिशा में था। लेकिन यहाँ पे कोण कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि डी ए और ई क्या है, 90 डिग्री पर कार्यरत है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कोण क्या लिख देना है, कॉस 90। और बात करें कॉस 90 का जो मान होता है वो होता है 0। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, ठीक है। कॉस 90 का आपका मान होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ई डी ए से जब 0 में देखो, क्योंकि ई व डी ए के बीच का कोण 90 है, इस कारण से कॉस 90 हमने रख दिया। और कॉस 90 का मान जब 0 होगा, 0 का इसमें गुणा होगा तो पूरा मान क्या आ जाएगा, 0। तो डी फाई ई टू का मान क्या आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। देखो डी फाई ई वन ई डी ए आया, डी फाई ई टू क्या आया, 0। अब हम निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर डी फाई ई वन प्लस डी फाई ई टू, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेना, डी फाई ई टू क्या है, 0, और वो क्या था, ई डी ए और 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ई डी ए, ठीक है। तो डी फाई ई हमारा क्या आ चुका है, ई डी ए। अभी हमारा कहाँ पे निकला है, इस पी का और यहाँ का, ठीक है। इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना आया, डी फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। फिर उसके बाद हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मिल जाएगी। तो चलो हम वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो हमने अभी तक क्या निकाला है, अभी तक हम यहाँ पे निकाल चुके कुल वैद्युत फ्लक्स, देख सकते हो क्या आया, ई डी ए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे गॉसियन पृष्ठ, इस ये जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखो कैसे लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो इसका ये जब यहाँ का था तो डी फाई ई था, अब जो पूरा होगा वो क्या होगा, फाई ई, और उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। देखो जब डी फाई ई था तो ये छोटा भाग है, इसका डी लगा है तो ये छोटा भाग है। जब इसका पूरा भाग निकालना पड़ेगा तो हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमें इसका पूरा भाग मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने फाई ई बराबर क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दिया ई डी ए, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा के क्या लिख दिया, ई डी ए। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ये ई जो है ई बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन क्या आ गया, डी ए, ठीक है। क्योंकि ई का तो होगा नहीं, तो ई को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन डी ए। अब ये जो इंटीग्रेशन डी ए है ये किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ के। डी ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ए एक क्षेत्रफल है,
ए क्या है, एक क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है। तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ, ये जो आपका देख सकते हो, आपका ये बेलन है ना, ये बेलन है, ये पूरा गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक बेलन के रूप का है। तो ये क्या बेलन बन जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा वो क्या होता है, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। लेकिन h क्या होती है यहाँ पे, ऊंचाई या लंबाई। लेकिन और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लंबाई क्या है, l। इस कार से हमने यहाँ पे रख दी 2πr/l, ठीक है। सूत्र होता है 2πr/h, लेकिन यहाँ पे l होने की वजह से हमने क्या लिख दिया, 2πr/l, ठीक है। क्या लिख दिया, 2πr/l, देख सकते हो आप, ठीक है। तो 2πr/l लिख दिया, तो देख सकते हो आप। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/l। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डी था इसकी जगह मान रख दिया 2πr/l, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू 2πr, ठीक है। तो ये अब हमारा ये क्या निकला है, वैद्युत फ्लक्स, वो भी कैसा, पूरे गॉसियन पृष्ठ पर, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स निकला है पूरे गॉसियन पृष्ठ पर निकला है, ठीक है। तो देख सकते हो पूरे गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब ये जो वैद्युत फ्लक्स निकल गया, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया हम यहाँ पे देख रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, तो गॉस की प्रमेय भी तो कहीं लगानी पड़ेगी, तभी तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से हम यहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर गॉस की प्रमेय वाला वीडियो आपको देखना है तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, गॉस की प्रमेय वाला, ठीक है। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरा हमने सिद्ध करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। देखो इसे हमने मान लिया था समीकरण ए, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πr/l जो है इसे समीकरण ए मान लिया। ये जो गॉस की प्रमेय से लिखा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लिया समीकरण बी, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ नीचे समीकरण ए व बी से। तो देखो यहाँ इस पे LHS में फाई है, इसमें LHS में फाई ई है, ठीक है। फाई ई सेम है, तो ये सेम वाले हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ई इंटू 2πr/l इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये दोनों, ये भी सेम ये भी सेम, तो इन दोनों को हटा देना है। सीधा सीधा लिख देना ई इंटू 2πr/l इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख देना, ई इंटू 2πr/l बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप देखो ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है, आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है, ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, ठीक है। तो ये जो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल है, इस पे देखो हमने आपको लैम्डा बताया, लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व। तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एल का गुणा लैम्डा में हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल लैम्डा, ठीक है। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल लैम्डा। अब यहाँ पे क्यू का मान रख देना है, एल लैम्डा, ठीक है। तो इंटू 2πr/l इक्वल टू क्या हो गया, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हो गया, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो गया, अब देखो ये जो वर्ण, ये जो 2πr/l इस पे गुणे पे, ये इधर आ जाएगा भाग पे, तो इक्वल टू 1/2πr/l इंटू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो एल से एल कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ई इक्वल टू 1/2πr लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, ई इक्वल टू 1/2πr लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हो इस क्षेत्र पे, ठीक है। ई इक्वल टू 2πr 1 अपॉन लैम्डा, देख सकते हो। अब क्या बचा, ई इक्वल टू 1/2πr लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना बचा था हमारा, ये यहाँ तक आया हमारा। तो आप देखो हमने इसका मान लाने के लिए क्या कर दिया, ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया और नीचे भी 2 का गुणा कर दिया, जिससे क्या हो गया, देखो क्यों किया ऐसा, अभी आपको पता चलेगा। देखो ऊपर नीचे 2 का गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, इस पे 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वही, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा यहाँ पे हुआ, 2 दूनी क्या हो गया 4, और ये 2 लैम्डा, लैम्डा जो सिंगल था ये क्या हो गया 2 लैम्डा, देख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन 1/4 2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो आर है, आर को इधर रख दो और एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दो, तो ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन पर कूलाम। ये जो हुआ ये आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ठीक है। तो देख सकते हो निकाला कैसे हमने, सिंपल कैसे निकाला। देखो पहले हमने क्या किया, बिंदु पी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, डी फाई ई वन इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो डी फाई ई वन बराबर क्या आ गया, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और इससे पूरा डी फाई ई वन बराबर क्या आ गया बाद में, ई डी ए। अब हमने वृत्तीय पृष्ठ से, जो वृत्तीय पृष्ठ था इस पे, ठीक है, वृत्तीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है। वो कितना आया, डी फाई ई टू बराबर ई डी ए कॉस 90 बराबर 0। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, डी फाई ई बराबर वो कितना हो गया, डी फाई ई वन प्लस डी फाई ई टू, ठीक है। डी फाई ई वन प्लस डी फाई ई टू हो गया। आप देखो उसे जब डी फाई ई बराबर फिर क्या आ गया, ई डी ए, ठीक है।
जब ई डी ए आ गया फिर आगे उसको सॉल्व किया, ठीक है, डी फाई इक्वल टू ई डी ए, तो अब उसको आगे सॉल्व किया, फिर उस पर देख सकते हो यहाँ पे फिर हमने लिखा गॉसियन प्रश्नों का गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर उसे निकाला तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया, ई इंटू टू पाई आर एल। फिर गॉस की प्रमेय लगाई, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फाई ई सेम था इसलिए फिर इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यू लैम्डा बराबर हमें पता है क्यू अपॉन एल होता है, आवेश का रैखिक घनत्व, क्यू बराबर एल लैम्डा, ठीक है। फिर इसे सॉल्व कर लिया और इसका यहाँ पे मान रखा, जिससे कि हमारा क्या आ गया आंसर आपका जो आया वो क्या आया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। तो देख सकते हो भाई ये है अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट था और आसान भी था, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।